मैं आंखें बंद किए दुआ मांग रही थी कि अचानक तेज हवा ने मेरे सर से दुपट्टा खींच लिया। इर्द गिर्द नजर दौड़ाई तो कोई नहीं था। अचानक मेरे कानों में एक सरगोशी गूंजी। मैं तुम्हें पूरे 20 साल से मांग रहा हूँ और तुम सिर्फ मेरी हो। मैं आज भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। इस बार आखिर तुम वापस आ ही गई हो। ये आवाज़ सुनकर मेरा दिल तेज धड़कने लगा, जैसे धड़कनें बिखर गई हूँ। मैं डर के मारे भागती हुई फौरन घर आ गई। शुक्र है अम्मा सो रही थी, वरना अगर उन्हें पता चल जाता कि मैं मन्नत मांगने मज़ार तक गई थी तो ना जाने क्या होता। मुझे यहाँ आए अभी 1 महीना हुआ था और अम्मा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मैंने दिल में फ़ैसला कर लिया था कि अब मैं अम्मा के साथ ही रहूँगी। अम्मा हमेशा कहती थी कि ससुराल वापस चली जाऊँ, मगर मैं वहाँ किसके पास जाती, जबकि शोहर का जब से इंतकाल हुआ ससुराल वालों ने एक नज़र भी देखना गवारा नहीं किया। अगर औलाद होती तो शायद ससुराल में कुछ सहारा मिलता, लेकिन किस्मत में औलाद लिखी ही नहीं थी। मैं उस घर की दीवारों को देख रही थी। मुझे मंशा की छोटी छोटी बातें याद आ रही थी। वो कितनी छोटी सी थी और अब कितनी बड़ी हो गई थी। वो मेरे पास लेटी थी, कितनी जवान हो चुकी थी। अम्मा ने उसके लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिए, लेकिन अम्मा की तबीयत ख़राब हो गई तो ये काम भी अधूरा रह गया। मंशा की बचपन की यादें मेरे दिल में घूमने लगीं और फिर उसकी यादों में खोकर अचानक से मेरे जहन में 20 साल पहले की खौफनाक यादें उभरने लगी। वो सरगोशी जो आज मेरे कानों में सुनाई थी, वो ज़रूर उन्हीं पुरानी यादों से जुड़ी थी। अब वो सब बातें मुझे सच लगने लगी। 20 साल पहले की वो बात मुझे याद है, जब मंशा सिर्फ 4 साल की थी। मेरे भाई और भाभी का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। तब से मंशा की जिम्मेदारी मेरे सर आ गई थी। मैंने उसे अपनी औलाद की तरह पाला था। उसकी मासूम शरारतों से पूरा घर गूंज उठता और घर में रौनक ही कुछ और थी। ये घर मेरे अब्बा ने अपनी मेहनत से बनाया था, इसीलिए अम्मा ने फ़ौरन फैसला कर लिया था कि ये घर कभी फ़रोख्त नहीं करेंगी। चाहे ये घर कितना ही पुराना क्यों ना हो, हम हमेशा यहीं रहेंगे। घर का ऊपर वाला पोर्शन हमेशा खाली पड़ा रहता, कभी किराए पर चढ़ाया ही नहीं था। मैंने बहुत कोशिश की कि कोई इसे किराए पर ले ले, मगर हर कोई खौफ से मना कर देता। जो भी उसे देखता कहता कि हमें ये पोर्शन किराए पर नहीं चाहिए। लेकिन मंशा को ऊपर वाले पोर्शन से खास लगाव था। शाम होते ही वो अपनी गुड़िया और चंद खिलौने लेकर ऊपर खेलने चली जाती। जब भी मैं उससे पूछती कि तुम ऊपर अकेली क्या करती हो, वो हंस कर कहती, आपको क्या पता, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलती हूँ। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान हो जाती और उसे समझाती कि ऊपर तुम्हारे कौन से दोस्त हैं, क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है। लेकिन वो हमेशा मुस्कुराते हुए कहती, फुप्पो, वो जिन दोस्त हैं ना, उन्हीं के साथ खेलती हूँ, बड़ा मज़ा आता है। उसकी बातें सुनकर मैं कुछ परेशान हो जाती, लेकिन उसकी मासूमियत देखकर चुप हो जाती। जब एक रोज़ मैंने मंशा को सख्ती से कहा, खबरदार, अब तुम ऊपर नहीं जाओगी, नीचे ही खेलोगी। मैंने ये बात अम्मा को बताई तो अम्मा भी हंसकर कहने लगी, कहीं से जिन का जिक्र सुन लिया होगा, बस इसीलिए ऐसी फजूल बातें कर रही है। मुझे भी मंशा की बातों पर यकीन नहीं आया, मगर जब वो नीचे खेलती थी तब भी ज़ोर ज़ोर से हंसती रहती। एक दिन मैंने उसे हंसते हुए देखा तो प्यार से पूछा, मंशा, क्या हुआ है, इतना क्यों हंस रही हो? मंशा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे जिन दोस्त मुझे हंसा रहे हैं। उसकी बात सुनकर मैं उलझ गई, लेकिन ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। फिर एक दिन वो भागती हुई छत से नीचे आई और आकर मुझसे लिपट गई। वो घबराहट में कहने लगी, फुप्पो, आज मेरे जिन दोस्त कह रहे थे कि तुम्हारी फुप्पो सिद्रा की शादी तो हमारे बड़े भाई से होगी। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने फ़ौरन मंशा से कहा, ये फजूल बातें कहाँ से तुम्हारे जहन में आती हैं? ना यहाँ कोई जिन है, ना तुम्हारे दोस्त हैं। तुम ज़रूर गली में जुबैदा खाला के बेटे के साथ खेलती होगी, वही ऐसी बेतुकी बातें करता होगा। मंशा ने जिद करते हुए कहा, नहीं पुप्पो, आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करती? मैं तो अपने जिन दोस्तों के साथ ही खेलती हूँ। मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया, मगर ये रोज़ का मामूल बन गया था। मंशा शाम होते ही फिर ऊपर चली जाती। एक दिन घर में अजीब सी महक महसूस हुई, जैसे कोई लजीज खाना पक रहा हो। जब मंशा ने कहा, पुप्पो, आपको पता है आज मेरे दोस्तों ने दावत रखी है, इसलिए इतने मज़ेदार खाने बन रहे हैं। मंशा की बात सुनकर मैं फ़ौरन अम्मा के पास गई और शिकायत की, अम्मा,
دیکھے تو صحیح منشا کیسی عجیب باتیں کر رہی ہے۔ اماں نے منشا کو پیار سے سمجھایا اور مذاق کرتے ہوئے کہا، جاؤ اپنے دوستوں سے کہنا کہ ہمیں بھی تھوڑے چاول اور کچھ کھانا دے دیں، ہم بھی تو جنات کے کھانے کا ذائقہ چکھیں۔ یہ سن کر منشا ہمیں حیرت سے دیکھنے لگی۔ میں ہنس پڑی اور اماں کے ہاتھ پر تالی مارتے ہوئے کہا، اماں بیچاری بچی کے ساتھ مذاق نہ کریں۔ مگر اتنی ہی بات ہوئی کہ منشا پھر چھت پر چلی گئی۔ شام کو منشا کی عجیب سی آواز سنائی دی، پھپھو کہاں ہیں؟ جلدی آئیں، مجھ سے اتنا وزن نہیں اٹھایا جا رہا۔ میں نے جن دوستوں سے کہا تھا کہ زیادہ کھانا نہ دیں، مگر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تمہاری سدرا پھپھو نے کہا ہے اس کی بات تو ماننی پڑے گی۔ اس کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں بستر پر لیٹی تھی، جلدی سے اٹھی اور دوڑتی ہوئی منشا کے پاس گئی۔ منشا کے ہاتھ میں 2 بڑی بڑی تھالیاں تھیں اور ان میں اتنا زیادہ کھانا دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے منشا سے پوچھا، یہ سب کہاں سے لائی ہو؟ کتنی بار کہا ہے شام کو باہر نہ جایا کرو، اور یہ کس کے گھر سے لے کر آئی ہو؟ جلدی بتاؤ۔ منشا غصے سے بولی، پھپھو آپ میری بات کا یقین کیوں نہیں کرتی؟ یہ کھانا جن دوستوں نے دیا ہے۔ یہ سن کر میرے دل میں خوف مزید بڑھ گیا۔ منشا بولی، اب دیکھیں کتنے مزے کے بنے ہیں، میں تو اوپر سے کھا کر آئی ہوں، میرا پیٹ بالکل بھرا ہوا ہے، آپ اور دادو نے کھانے۔ یہ کہتے ہوئے منشا تیزی سے وہاں سے اٹھ کر اماں کے پاس چلی گئی۔ اس کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں ابھی بھی سوچ رہی تھی کہ آخر منشا کو ہو کیا گیا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے چمچ اٹھایا اور وہ کھانے چکھے۔ ان کا ذائقہ چکھ کر تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اتنا لذیذ کھانا میں نے کبھی نہیں چکھا تھا۔ یہ مزیدار کھانے آخر کہاں سے آئے تھے؟ مگر میرا دھیان پھر بھی جنات کی طرف نہیں گیا، کیونکہ میں کبھی ان باتوں پر یقین نہیں کرتی تھی۔ ایک روز منشا پھر میرے پاس آئی اور میری ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی، میرے جن دوست کہہ رہے ہیں آپ کی شادی ان کے بڑے بھائی سے ہوگی۔ اس کی باتیں سن کر میں نے جھنجھلا کر کہا، ٹھیک ہے پھر انہیں کہہ دینا کہ میرا انتظار کرتے رہیں، 20 سال بھی گزر جائیں گے تب بھی میری ان سے شادی نہیں ہوگی، جاؤ ان سے کہہ دو۔ یہ بس میں نے مذاق میں کہہ دیا تھا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ منشا میری بات کو اتنی سنجیدگی سے لے گی۔ منشا دوبارہ چھت پر چلی گئی۔ اماں مجھے ہمیشہ سمجھاتی تھی کہ منشا کو چھت پر جانے مت دیا کرو، اسی لیے ہم نے چھوٹا سا دروازہ بھی لگا دیا تھا اور اس کو تالا لگا کر چابی میں نے اپنے پاس رکھی تھی۔ لیکن نہ جانے کیسے منشا کو ہر بار چھت پر جانے کا کوئی نہ کوئی راستہ مل جاتا۔ جب بھی میں منشا سے پوچھتی کہ تم نے چابی کہاں سے لی ہے، تو وہ ہمیشہ کہتی کہ جن دوست نے مجھے دی ہے۔ یہ کہتے کہ تمہاری پھپھو تمہیں ہمارے ساتھ کھیلنے سے کیوں روک رہی ہے؟ ہم کون سا نقصان پہنچاتے ہیں؟ اور ویسے بھی اب تو ہماری دوستی رشتہ داری میں بدلنے والی ہے، اپنی پھپھو کو سمجھا دو۔ منشا کی باتیں سن کر میرا سر چکرانے لگتا۔ میں اماں سے پوچھتی، اماں کیا بھابھی کے ساتھ بھی کبھی ایسا مسئلہ ہوا تھا؟ اماں میری بات سن کر ہمیشہ ٹوک دیتی، کیسی باتیں کر رہی ہو، بھائی اور بھابھی کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ شاید منشا اپنے ماں باپ کے جانے کے صدمے کو زیادہ ہی محسوس کر رہی ہے، اسی لیے اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ مگر میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، کیونکہ منشا ویسے تو بہت ذہین تھی، پڑھائی میں بھی بہت اچھی تھی اور اسکول میں بھی کبھی کبھار ہی جاتی، مگر اسے سب کچھ یاد ہوتا۔ ایک دن جب ہمارے گھر بجلی کا بل آیا تو میں نے دیکھا کہ 2 بل تھے۔ میں نے بل والے سے کہا کہ یہ دوسرا بل غلطی سے دیا ہوگا، یہ ساتھ والے گھر کا ہے۔ وہ بولا، نہیں یہ آپ کے اوپر والے پورشن کا ہے۔ اس کی بات سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے فوراً اماں کو بتایا، مگر اماں بھی حیران رہ گئی۔ میں نے بل ٹیبل پر رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد دیکھا تو دوسرا بل غائب تھا۔ اتنے میں منشا آئی اور ہنستے ہوئے بولی، پھپھو کیا ڈھونڈ رہی ہیں؟ وہ بل؟ وہ تو میں اوپر جن دوستوں کو دے کر آئی ہوں ان کا بل تھا۔ اس کی بات سن کر میرا وجود کانپنے لگا۔ میں نے فوراً منشا کو پیار سے بلایا اور نرمی سے پوچھا، جن بابا کیا کہہ رہے تھے؟ منشا بولی، ہاں وہ کہہ رہے تھے کہ ان کا بل صرف 200 روپے کیوں آیا، وہ تو سارا دن لائٹس آن کیے رکھتے ہیں، اندھیرا نہیں ہوتا وہاں، تو پھر ان کا بل کیوں کم آیا؟ اس کی باتیں سن کر میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ مجھے ہر وقت ایک عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا۔ میں نے کافی کوشش کی کہ منشا کو اوپر جانے سے روکوں، اور رات کو بھی وہ اپنی دادو کے ساتھ ہی سوتی تھی،
लेकिन अम्मा हमेशा मुझे कहती थी आधी रात को मंशा उठकर ना जाने कहाँ चली जाती है। फिर भी एक इत्मीनान था कि मंशा के साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा था, वरना हम उसे कमरे में बंद कर देते या उस पर कोई पाबंदी लगा देते। जब भी मैं अम्मा से कहती कि ये घर बेच दें, अम्मा कहती थी कि ये तुम्हारे अब्बा की आखिरी निशानी है। उन्होंने खून पसीना बहा कर ये घर बनाया था, इसे बेचना नामुमकिन है। मंशा अक्सर मुझसे कहती, पुप्पो आपका ख्वाब क्या है? उसकी बातें सुनकर मैं गहरी सोच में पड़ जाती। मेरे भाई भी बहुत ज़हीन थे और जहानत शायद मंशा ने भी अपने बाबा से ली थी। एक दिन मंशा की बातों में आकर मैंने उसे हंसते हुए बताया, मेरा ख्वाब यह है कि मेरे पास एक बड़ी सी गाड़ी हो और मैं उस पर पूरे शहर की सैर करूं। मंशा ने मेरी बात सुनी, सर हिलाया और खामोशी से वहाँ से चली गई। अगले ही दिन जैसे कोई मोजज़ा हो गया, मेरे घर के सामने एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी थी। ये एक आला किस्म की लैंड क्रूज़र थी। मैं हैरान रह गई कि हमारी मामूली से मोहल्ले में ये गाड़ी क्या कर रही है, वो भी हमारे घर के बिल्कुल सामने। मैंने देखा एक नौजवान जो ब्राउन रंग की आंखों वाला और लंबे कद का था, गाड़ी में बैठा हुआ था, शायद किसी का इंतज़ार कर रहा था। उस वक्त सर्दी बहुत थी और मैंने अपने गले में मुफलर लपेटा था। अचानक तेज़ हवा चली और मेरा मुफलर हवा में उड़ता हुआ सीधा उस लैंड क्रूज़र की खुली खिड़की के अंदर चला गया। ये मंजर देखकर मैं घबरा गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, मगर अगले ही लम्हे मैंने देखा कि अंदर बैठे नौजवान ने मेरा मुफलर उठाकर अपने हाथ के गिर्द लपेट लिया था। मुझे बहुत गुस्सा आया कि ये कितनी बेअदबी है। मैं फ़ौरन दबे पांव आगे बढ़ी और लैंड क्रूज़र का फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर कहा, सुनिए, ये मुफलर मेरा है, प्लीज़ वापस कर दें। मैंने हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन उस नौजवान ने मेरा हाथ थामा और मुझे ज़ोर से खींचकर फ्रंट सीट पर बिठाया। मैं अभी संभली भी नहीं थी कि उसने जल्दी से गाड़ी चला दी। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं चीख कर बोली, आप क्या कर रहे हैं? शर्म नहीं आती ऐसी हरकत करते हुए? बगैर इजाज़त के आपने ये क्या किया? मेरा मुफलर वापस करें और गाड़ी रोकिए। मैंने गुस्से से कहा और जल्दी से दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन उस नौजवान ने पहले ही उसे लॉक कर दिया था। मैंने एक नज़र फिर उसकी तरफ देखा। उसकी हल्की हल्की दाढ़ी, संजीदा चेहरा और वो भारी आंखें उसे काफ़ी पुरकशिश बना रही थी। वो बला का खूबसूरत लग रहा था। एक लम्हे के लिए तो उसकी खूबसूरती में मैं खो सी गई, लेकिन मैं जानती थी कि अगर खो जाती तो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाती। मैंने दोबारा गुस्से से कहा, आप गाड़ी रोकेंगे कि नहीं, वरना मैं चीख कर पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर दूंगी। मेरी बात सुनकर उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, देखिए मोहतरमा, ना तो आपकी आवाज़ पर कोई आएगा और ना ही ये गाड़ी रुकेगी। चुपचाप बैठी रहें और पूरे शहर की सैर करें। उसकी आवाज़ इतनी सुरीली और सहर अंगेज़ थी कि मैं बेख्तियार उसमें डूबती चली गई। गाड़ी में बैठे ऐसे लग रहा था जैसे मैं हवा में उड़ रही हूँ, जैसे ये कोई आम गाड़ी नहीं बल्कि कोई जादुई सवारी हो। कुछ देर बाद गाड़ी मेरे घर के सामने आकर रुक गई। वो नौजवान मेरी आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, अब आप अपने घर जाएं या मैं आपको खुद अंदर छोड़ कर आऊँ? उसकी बात सुनकर मैंने जल्दी से मुफलर पकड़ा जो उसने मेरे सामने रखा हुआ था और दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ है। जैसे ही घर पहुंची, मंशा फिर से मेरी टांगों से लिपट गई और कहने लगी, फूफो कैसी रही आपकी सैर? मज़ा आया ना? जिन बाबा कैसे थे? उसकी बातें सुनकर मेरा सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। इसे कैसे पता चला कि मैं शहर की सैर करने गई थी? और ये जिन बाबा का जिक्र क्यों कर रही है? मैं भी उससे कुछ पूछने ही वाली थी कि अचानक अम्मा की आवाज़ सुनाई दी, सिद्रा, कब से इंतज़ार कर रही हूँ और तुमने अभी तक मुझे दवाई नहीं दी। मैंने टाइम देखा तो 8 बज रहे थे। मैं तो अभी कुछ देर पहले ही बाहर निकली थी, मगर टाइम तो उतने का उतना ही था। सर झटक कर जल्दी से अम्मा को दवाई दी और फिर सोने के लिए लेट गई, लेकिन नींद मेरी आंखों से ओझल हो चुकी थी। मेरे जहन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, वो नौजवान कौन था और मंशा बार बार उस जिन का जिक्र क्यों कर रही है? आधी रात को मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई घर के बाहर मौजूद हो। मैंने कमरे से बाहर झांका तो देखा कि मंशा दूध की देगची पकड़े ऊपर वाले पोर्शन में जा रही थी। मैंने फौरन ऊंची आवाज़ में कहा, मंशा, उधर क्यों जा रही हो?
और ये दूध किस लिए लेकर जा रही हो? मंशा कहने लगी, फूफो जिन बाबा की तबीयत ख़राब है ना, इसीलिए उनके लिए दूध लेकर जा रही हूँ। यह सुनकर मैंने फ़ौरन उसके हाथ से दूध की देगची पकड़ ली और उसे बाजू से पकड़कर अपने पास बुलाया। मैंने सख्ती से कहा, मंशा आज तुम मुझे बता ही दो कि ये जिन बाबा कौन है और जिन दोस्त कौन है। मेरी बात सुनकर वो मासूमियत से कहने लगी, अरे पुप्पो मैं आपको क्या बताऊं। ये कहते हुए उसने अपना हाथ सर पर रखा। वो इतनी छोटी सी थी मगर ऐसी बड़ी बड़ी बातें करती थी कि मुझे हैरानी होती। कहने लगी, जिन दोस्त जिन बाबा के छोटे छोटे बहन भाई हैं जो मेरे साथ खेलते हैं, और जिन बाबा तो बड़े भाई हैं। ये वही तो हैं जिनके बारे में मेरे जिन दोस्त कहते हैं कि उनकी शादी आपसे होगी। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे का रंग फक हो गया और मेरे जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। रात के उस सन्नाटे में मुझे अजीब सी वहशत हो रही थी, जैसे मंशा और मेरे अलावा भी कोई हमारे आसपास मौजूद हो। मंशा कहने लगी, पुप्पो वो आए तो है मगर आपको नज़र नहीं आते। क्या मैं ये दूध ले जाऊं? दरअसल वो आज बाहर गए थे आपको सैर कराने लेने, इसलिए उनकी तबीयत ख़राब हो गई है। मैंने सोचा कि क्यों ना उनके लिए गर्म दूध लेकर जाऊं। वो बहुत अच्छे हैं और उन्होंने मुझसे कहा था कि अपनी सिद्रा पुप्पो से ज़रूर पूछना कि उनकी ख्वाहिश क्या है। मैंने ही तो उनको आपकी ये ख्वाहिश बताई थी कि आप शहर की सैर करना चाहती हैं, वो भी लैंड क्रूज़र में। इसी वजह से तो उन्होंने आपकी ये ख्वाहिश पूरी की है। वैसे मैं चाहती हूँ कि आप उनका शुक्रिया अदा करें। मंशा जैसे जैसे बातें कर रही थी वैसे वैसे मेरे पैरों तले से ज़मीन निकलती जा रही थी। फिर वो देगची उठाकर दोबारा ऊपर चली गई और मैं खौफज़दा सी हालत में जल्दी से कमरे में आ गई। शादी का जिक्र सुनते ही मेरी रूह फना हो रही थी। आखिर ये कैसे हो सकता था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। बस अब मैं यही चाहती थी कि अम्मा जल्दी जल्दी मेरा रिश्ता पक्का कर दे, मगर मंशा भी छोटी थी और मंशा को छोड़कर मैं नहीं जा सकती थी। जब भी अम्मा से कहती कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है, वो एक ही बात कहती, मंशा की फ़िक्र मत करो, मैं उसका ख्याल रख लूँगी। मैं अभी इतनी बूढ़ी नहीं हुई। इज़्ज़त पर अम्मा ने मेरा रिश्ता वलीद से पक्का कर दिया। वो काफ़ी खूबसूरत था, अच्छी जॉब करता था और दूसरे शहर में रहता था। मेरा ससुराल कराची में था और अब मुझे वहाँ से रुखसत होकर जाना था। जैसे मेरा रिश्ता पक्का हुआ, मंशा दौड़ती हुई मेरे पास आई। पुप्पो ये आपने क्या कर दिया? मंशा तेज़ी से सांस ले रही थी। उसका सांस बुरी तरह से फूला था। मैंने फ़ौरन पानी पिलाया और पूछा, क्या हुआ है? वो कहने लगी, पुप्पो आपने अच्छा नहीं किया। आपने रिश्ता क्यों पक्का करवाया? इस रिश्ते से इनकार क्यों नहीं किया? वलीद से शादी ना करें। जिन बाबा आपके साथ बहुत अच्छे लगेंगे, वो कितने खूबसूरत और कितना ख्याल रखेंगे। आप क्यों नहीं उनसे शादी कर लेती? मंशा की बातें सुनकर ऐसे लग रहा था जैसे वो मेरी कुछ लगती न हो। उसकी बातें सुनकर मैंने फ़ौरन कहा, देखो मंशा, आइंदा ऐसी फजूल बातें मत करना। अपने जिन बाबा से कहो कि मैं खुश हूँ। मैंने उस बात को मजाक में उड़ाया और यूँ मेरी मंगनी वलीद से हुई। मैं वलीद के साथ बहुत खुश थी। उसकी नई जॉब लगी थी, इसलिए वो चाहता था कि जब तक उसकी जॉब प्रमोट न हो जाए हमारी शादी ना हो। मंशा अब बड़ी हो गई थी मगर ज़्यादा उदास रहने लगी। पहले तो उसकी शरारतों और मस्तियों से पूरा घर गूंज उठता, लेकिन अब अजीब सी उदासी के साथ एक जगह पड़ी रहती। स्कूल जाती, फिर घर वापस आती, सारा दिन सोई रहती। एक दिन मैंने प्यार से समझाया, मंशा क्या हो गया है, क्यों इतनी उदास रहती हो? देखना हर हफ्ते तुमसे मिलने आया करूँगी। वो कहने लगी, फुप्पो मैं इसलिए उदास नहीं हूँ कि आपकी शादी हो रही है, बल्कि मेरी उदासी की वजह तो ये है कि आपने जिन बाबा से शादी के लिए इनकार किया। अगर आप उनसे शादी कर लेती तो मेरे दोस्त मुझसे बिछड़ कर नहीं जाते। उन्होंने तब मुझसे बात करना भी बंद कर दिया और मेरे साथ खेलते भी नहीं हैं। जब भी मैं उनके पास जाती हूँ तो कहते हैं कि पहले अपनी सिद्रा फुप्पो से कहो कि हमारे जिन बाबा से शादी करें, उसके बाद मेरे साथ दोस्ती करेंगे। मंशा की बातें सुनकर मैं चौंक गई। गुस्से से कहा, मंशा कैसी बातें कर रही हो? अपनी उम्र से इतनी बड़ी बातें कहाँ से सीख कर आती हो? बहुत अच्छा हुआ जो तुम्हारे दोस्त तुमसे नाराज़ हुए। बस पढ़ाई पर तवज्जो दो। मैं तुम्हारे मुंह से किसी भी जिन दोस्त का जिक्र नहीं सुनना चाहती, समझी? मेरी बातें सुनकर वो सहम गई। मैंने ज़िंदगी में पहली बार उस पर गुस्सा किया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मंशा पर गुस्सा था या जिन्नात पर जो हमारे घर के ऊपर वाले पोर्शन में बसेरा कर चुके थे। अम्मा का तो उन पर यकीन ही नहीं था। मंशा की तबीयत ख़राब हो गई। मुझे नहीं पता था कि मेरी बात का उस पर इतना बुरा असर पड़ेगा। मैं ख़ुद को मलामत करने लगी कि क्या शादी से पहले मैंने मंशा को डांट दिया। अगर भाई या भाभी होते तो वो ज़रूर मुझ पर गुस्सा करते। मैं भी बहुत रोने लगी।
अम्मा ने मुझे समझाया कि मंशा से प्यार से बात किया करो। तब एक दिन मैंने उससे कहा, चलो आज मैं तुम्हारे जिन दोस्तों और जिन बाबा से मिलना चाहती हूँ। मैंने जल्दी से उसकी उंगली थामी और उसे अपने साथ ले जाने लगी। मंशा बहुत खुश हो गई थी, चहक कर मेरे साथ ऊपर आ गई। हम ऊपर पहुँचे तो देखा कि पूरा घर खाली था। मैंने उससे कहा कि किधर है तुम्हारे जिन दोस्त, मुझे तो नज़र नहीं आ रहे। मंशा कहने लगी, देखें सामने ही तो बैठे हैं। उसे नज़र आ रहे थे मगर मुझे नज़र नहीं आ रहे थे। शायद उसकी उम्र छोटी थी और कहते हैं कि छोटे बच्चों को जिन्नात नज़र आते हैं। मैंने देखा तो वो दीवार बिल्कुल खाली थी, जबकि मंशा कह रही थी कि यही तो बैठे हैं, यही तो मेरे दोस्त हैं। ये 2 बहन भाई हैं। इनके बड़े भाई जिन बाबा वो अभी शायद इबादत में लगे हुए हैं, वो दूसरे कमरे में होंगे। अगर वो मसरूफ़ न होते तो ज़रूर आपको उनके पास भी ले जाती, पर अभी इन दोनों से आप मिल लें। मैंने मंशा से कहा कि मंशा मुझे तो नज़र नहीं आ रहे। मेरी बात सुनकर मंशा कहने लगी, रुके मैं इनसे बात करती हूँ। ये कहते हुए मंशा थोड़ा आगे चली गई। कुछ देर बाद वो वापस आई और मेरे कान में कहने लगी, वो कह रहे हैं कि आपको नज़र नहीं आना चाहते क्योंकि वो आपसे नाराज़ हैं, इसलिए सिर्फ मुझे दिखाई देंगे। उसकी बातें सुनकर मैं सर थाम कर रह गई। मैंने मंशा से गुस्से से कहा कि मुझे तुम्हारे दोस्तों पर यकीन ही नहीं है। अगर ऐसा होता वो यहाँ होते तो फिर मेरे सामने क्यों नहीं आते। अभी मैंने इतना ही कहा था जब अचानक से एक तेज़ हवा चली और फिर 2 नन्हे साए मेरे सामने नमूदार हो गए। वो सिर्फ सफ़ेद साए थे। उन्हें देखकर तो मैं बौखला गई थी, जबकि मंशा चहक कर उछलने लगी थी। कहने लगी, देखें पुप्पो, यही तो मेरे दोस्त हैं। ये दोनों, एक का नाम आफरीन है और एक का नाम गुलबाज। ये दोनों बहन भाई हैं, लेकिन मुझसे नाराज़ हो गए। इन्हें कहें ये मुझसे दोस्ती कर ले, हम दोबारा खेलेंगे। क्या हुआ जो आपने जिन बाबा से शादी से इनकार कर दिया? जिन बाबा को भी कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी, मंशा ने काफ़ी खुशी से कहा था। उसकी बातें सुनकर मैं खामोश हो गई। मैंने जल्दी से उसका हाथ थामा और उसे लेकर नीचे आ गई। अब मुझे यकीन आ गया था कि मंशा जो इतने साल ऊपर जाती थी और जिन्नात से खेलती थी, वो एक सच्चाई थी और मेरा कोई वहम नहीं था। पर अम्मा को अगर बताती तो अम्मा को ज़रूर गुस्सा आ जाता, क्योंकि मेरी तो शादी होने वाली थी, लेकिन मंशा और अम्मा ने इसी घर में रहना था। यही सोचकर मैंने पक्का फ़ैसला कर लिया था कि मैं कभी भी अम्मा को इस बात की भनक नहीं पड़ने दूंगी। मैंने मंशा को भी प्यार से समझा दिया। दिन यूं ही गुजरने लगे और फिर वो दिन आ गया जब मेरी शादी होने वाली थी। मेरी शादी का फंक्शन था, मैं दुल्हन बनी बैठी थी। जब अचानक से मंशा मेरे पास आई, उसने मुझे मखमल की डब्बी दी थी और कहने लगी, ये जिन बाबा ने आपको कीमती तोहफ़ा दिया है, शायद ये उनकी तरफ से आपके लिए आखिरी तोहफ़ा हो। इसके बाद तो अब आप पक्का पक्का इधर से दूर चली जाएंगी। मंशा भी बहुत उदास थी। मैंने उसके दोनों गालों पर लब रखे उसे प्यार किया और फिर वो मखमल की डब्बी थाम ली। जब मंशा कहने लगी, खोलकर तो देखिए आखिर जिन बाबा ने आपको क्या तोहफ़ा दिया है। मैंने जल्दी से वो डब्बी लापरवाही से खोली, लेकिन अंदर जो चीज़ थी उसे देखकर मेरी रूह फना हो गई। वो कोई मामूली चीज़ नहीं थी, बल्कि वो तो एक हीरे की अंगूठी थी। मैंने आंखें घुमाकर मंशा को कहा, ये किसने दिया है? मंशा कहने लगी, जिन बाबा ने दी है। बहुत ही उदास हैं, कह रहे हैं कि शायद उनके नसीब में आप लिखी नहीं थी, इसीलिए नहीं मिली। मैंने मंशा से कहा कि मुझे लेकर सीधा छत पर चलो, दिखाओ कहाँ है वो, मुझे उससे मिलना है। यूँ मैं उसे साथ लिए जल्दी से छत पर चली गई। कहाँ है तुम्हारा जिन बाबा? मैंने मंशा को तंजिया लहजे में कहा। मैंने अभी इतना ही कहा था जब अचानक से मेरी नज़र छत की मुंडेर पर बैठे किसी नौजवान पर पड़ी। उसे देखकर तो मेरी रूह फना हो गई थी। ये तो वही नौजवान था जिसने मुझे लैंड क्रूज़र पर पूरे शहर की सैर करवाई थी। उसे देखकर वो मखमली डिब्बिया मेरे हाथ से छूट गई जब अचानक से वो आ गया था। उसके वजूद से रोशनी पूरी छत को रोशन कर रही थी। उसका चेहरा इतना पुरनूर था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी, जैसे वो पहले रो रहा हो। मुझे देखकर कहने लगा, आपको मेरी बात का यकीन नहीं आया था? आप शादी कर रही हैं, मैं आपको रोकूंगा नहीं, लेकिन मैं आपको हमेशा अपना ही समझूंगा। ये मेरी तरफ से आपका आखिरी तोहफा है। अल्लाह आपकी ज़िंदगी आसान करे, पर आपने मेरा दिल बहुत दुखाया। आपने मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया। ये कहते हुए उसने अपना रुख बेदर्दी से दूसरी जानिब मोड़ लिया। मैंने उसे किसी भी बात का जवाब नहीं दिया, बस घबरा कर मंशा का हाथ थामा और जल्दी से वापस जाने लगी। जब उसने मुझे रोक लिया और कहने लगा, प्लीज़ ऐसा मत करें, ये तोहफ़ा तो लेती जाएं। उसने फर्श पर गिरी वो डब्बी दोबारा उठाई और
پھر منشا کو پکڑا دی۔ میں نے جلدی سے منشا کو اپنے ساتھ لیا اور نیچے آ گئی۔ کچھ دیر بعد منشا کہنے لگی، پھپھو یہ ڈبی لے لینا، یہ انگوٹھی پہن لے ہاتھ میں، دیکھیے کتنی اچھی لگے گی۔ منشا نے زبردستی مجھے انگوٹھی پہنا دی۔ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے اس جن زادے کے ساتھ اچھا نہیں کیا، لیکن میں اور کیا کر سکتی تھی؟ میں بہت زیادہ مجبور تھی، پر میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا اتنا پیارا فنکشن اس جن زادے کی وجہ سے خراب ہو جائے۔ میں اپنے آپ کو خوش رکھنا چاہتی تھی۔ میں نے جلدی سے اس کو بھول جانے کا فیصلہ کیا اور یوں ولید کے ساتھ میری رخصتی بھی ہو گئی۔ رخصتی کے بعد میں سسرال آ گئی۔ کراچی لاہور سے دور تو تھا لیکن یہ سفر کیسے ہوا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ میرے سسرال والے بہت زیادہ خوش تھے۔ ولید میرا بہت خیال رکھتا اور اماں اور منشا سے دور جانے کا غم میرے دل میں بہت زیادہ گہرا تھا، لیکن ولید نے وہ غم کچھ ہی پل بعد مٹا دیا۔ میں اس کی کافی تعریف کرتی تھی۔ شادی کو 1 سال ہو گیا، میں ہر مہینے اماں اور منشا سے ملنے چلی جاتی۔ منشا اداس سی رہتی۔ وہ بڑی ہوتی گئی تھی۔ شادی کو 5 سال گزر گئے۔ جب اماں نے مجھے کہا کہ کسی طرح 5 سال گزر گئے، کیا خیال ہے؟ کیا تمہیں اولاد نہیں چاہیے؟ ولید کچھ کرتا کیوں نہیں ہے؟ تم لوگ علاج کیوں نہیں کرواتے؟ اماں کی باتیں سن کر میں نے فوراً نظریں جھکا لی۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان سے کیا کہوں۔ 5 سال میں نے چپا چپا چھان مارا، اتنے حکیم کے پاس گئی، سب کچھ کر لیا، لیکن شاید میرے نصیب میں اولاد لکھی نہیں۔ میں آنسو بہانے لگی۔ اماں کے گلے لگ کر بہت زیادہ رونے لگی۔ اماں سے کہنے لگی، شاید اسی وجہ سے اللہ نے منشا جیسی خوبصورت بھتیجی دی ہے تاکہ میں اسے اپنی اولاد سمجھوں۔ مجھے نہیں لگتا کہ میری کبھی اولاد ہوگی، اور ہاں، ولید نے بھی کبھی مجھ سے کوئی گلہ نہیں کیا، وہ بہت اچھے ہیں۔ میں نے تو اس بات کو دوسرے سال ہی قبول کر لیا تھا جب مجھے ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ کسی پیچیدگی کی وجہ سے میں ماں نہیں بن سکتی، لیکن جب سے وہ ولید کا سایہ اور وہ ڈھال مجھ سے دور ہوئی تھی، انہی لوگوں نے مجھ پر تیر برسانا شروع کر دیے۔ ایک روز اچانک رات کے وقت مجھے یہ خبر ملی کہ آپ کے شوہر کا بری طرح سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ یہ خبر سن کر میں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ ایسے لگا جیسے میرا کلیجہ پھٹ گیا ہو۔ مجھے ہوش نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں اندھا دھند سڑک پر بھاگ رہی تھی، اس جگہ جا رہی تھی جہاں ولید کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ مجھے تو اس کی شکل تک دیکھنے بھی نہیں دی تھی کہ شکل نہیں دیکھ سکتے کیونکہ بہت زیادہ ڈیمیج ہوا ہے۔ ولید کے جانے کے بعد میری دنیا اجڑ گئی تھی۔ اولاد کا سہارا تو ویسے ہی نہیں تھا، شوہر کا سہارا بھی مجھ سے چھن چکا تھا۔ پتہ نہیں مجھے کس کی بد دعا لگ گئی تھی۔ میری جتنی بھی سہیلیاں میری داستان سنتی یا میرے پاس آتی تو یہی کہتی کہ ارے سدرا، آخر تم نے کس کا دل دکھایا ہے؟ جس کا بھی دل دکھایا ہے، جس کی بھی تم نے دل آزاری کی ہے، جلدی سے اسے معاف کر دو، کہ آہستہ آہستہ تمہاری زندگی اور اس کی ساری قیمتی چیزیں تم سے چھن جائیں۔ ان کی باتیں سن کر مجھے وہی مذاق یاد آتا جو میں نے جن زادے سے کیا تھا کہ تم بے شک 20 سال میرا انتظار کرو، میں تمہیں نہیں ملوں گی۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرا یہ مذاق مجھ پر اتنا بھاری پڑے گا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سسرال میں میری کوئی عزت نہیں بچی۔ وہ عزت تو بس میرے شوہر ولید کی وجہ سے ہوتی تھی۔ اب تو ساس مجھ سے یہی کہتی کہ تم نے تو میرے بیٹے کو ہی کھا لیا، اسے اولاد کی نعمت تو نہ دی لیکن اسے بھی ہم سے الگ کر دیا۔ تو کیوں نہیں خود اس کے ساتھ مر گئی؟ ایسے تانے سننے کو ملتے کہ کانوں سے دھواں نکلنے لگتا۔ اب میری برداشت سے باہر ہو رہا تھا، میرا وہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ یہ بات تھی کہ ولید نے اپنی محبت کی خاطر مجھے کافی بینک بیلنس دیا تھا۔ میرا بینک بیلنس اتنا تھا کہ میں آرام سے سسرال میں رہ سکتی تھی، لیکن فائدہ نہیں تھا۔ وہاں رہ کر تانے سن کر ذہنی مریضہ بنتی جا رہی تھی۔ اوپر سے اماں بھی مجھ سے یہی کہتی کہ تم واپس آ جاؤ اور وہاں نہ رہو۔ پر جیسے ہی میں نے اپنی ساس سے واپس جانے کی بات کی تو میری ساس نے فوراً کہہ دیا کہ جو ولید نے تم پر لگایا ہے پائی پائی کا حساب دو، نہیں تو تم پر کیس کروں گی۔ اس کی یہ بات سن کر میرا دل چھلنی ہوگا کہ میں کیا کروں۔ تنگ آ کر میں نے جلدی سے وہ بینک اکاؤنٹ اپنی ساس کو ہی دیا۔ اس میں میرا سارا بینک بیلنس تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ کتنی اماؤنٹ تھی، لیکن ساری میں نے ساس کو دے دی۔ شاید اس کا حق زیادہ تھا، اس کا بھی تو بیٹا تھا جو اس سے دور ہو گیا۔ مجھے اس کا کوئی غم نہیں تھا کہ میرے پاس کوئی پیسہ نہیں، بس اپنی ماں کے پاس جا رہی تھی، اس بات کی مجھے خوشی تھی۔ میں جیسے ہی اماں کے پاس گئی تو اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ منشا پورے 24 سال کی ہو گئی تھی۔ 20 سال ایسے گزرے مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ منشا میرا سہارا بنتی تھی، مجھے تسلی دیتی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ منشا کا فرض ادا کر کے رہوں گی۔
अम्मा को भी मैंने कहा कि इसके लिए अच्छे रिश्ते देखें। मंशा की भी वही आदत थी, अभी आधी रात को उठ जाती, और अब मैंने उससे कभी उसके दोस्तों और जिन बाबा का जिक्र करते नहीं देखा। ना ही मैं चाहती थी कि माजी को फिर से खोलूं, लेकिन मैं कहाँ जानती थी कि माजी खुद मेरे सामने खड़ा हो जाएगा। अम्मा की तबीयत ख़राब हो रही थी, शायद अम्मा को मेरी फ़िक्र लाहक थी। यही सोचती थी कि एक न एक दिन वो मुझे छोड़कर चली जाएंगी और मंशा घर की हो जाएगी, फिर मेरा क्या बनेगा। इस सोच ने अम्मा को अंदर से बीमार करके रख दिया। न जाने अम्मा को कैसी बीमारी लगी। अम्मा खांसती रहती, इतना इलाज करवाया पर अम्मा ठीक ही नहीं हो रही थी। मुझे जुबैदा खाला की वही बात याद आने लगी कि जाकर कोई मन्नत मांगो, सिर्फ दुआओं से अब आजकल क्या काम चलता है। ये भी एक वसीला होता है, इसी वसीले से क्या पता अल्लाह तुम्हारी माँ को शिफा दे दे। मैंने फ़ौरन फैसला कर लिया कि ठीक है, ये हरबा भी आजमा कर देख लेती हूँ, यही तो रह गया था। फ़ौरन ही मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं इस मज़ार पर जाऊँगी जो हमारे शहर से थोड़े ही फासले पर था। वहाँ हर कोई मौजूद होता। मैं वहाँ गई और दुआ करने लगी, बस अल्लाह से दुआ ही मांग रही थी, जब अचानक मेरे कानों में वही सरगोशी हुई कि मैंने तो पूरे 20 साल से तुम्हारा इंतज़ार किया, पर लगता है मेरी मोहब्बत सच्ची थी जो तुम वापस आ गई हो। मैं तुम्हारे दीदार के लिए तरसता रहता था। ये सरगोशी सुनकर तो एक झटके से मैंने आंखें खोली, आंखें फाड़ी यहाँ वहाँ देख रही थी। मुँह ही मुँह में बड़बड़ाई कि कौन है वहाँ, लेकिन कोई होता तो मुझे बताता। मैं फ़ौरन भागती हुई घर आ गई। शुक्र था कि अम्मा सो रही थी। मैंने जल्दी से मंशा को नींद से उठाया। मंशा कहने लगी, अरे पप्पा क्या हो गया है, सुबह यूनिवर्सिटी भी जाना है, मेरी असाइनमेंट है और प्रेजेंटेशन भी है, रात को उठा दिया मुझे। पता तो है कि मुझे फिर बाद में नींद नहीं आती। उसकी बातें सुनकर मैं तंग आकर उससे कहने लगी, चुप कर जाओ, बस मुझे जल्दी से बताओ कि अभी भी उनसे मिलती हो ना। मैंने फ़ौरन शकी नज़रों से उसे देख कर कहा। मेरी बातें सुनकर वो कहने लगी, कैसी बातें कर रही हैं पुप्पो, किसकी बात कर रही हैं, साफ लफ्ज़ों में बताएं। मंशा गैर यकीनी नज़रों से मुझे घूर रही थी, जैसे उसे तो कुछ पता ही नहीं था। मैंने उससे कहा कि वो जो हमारी छत के ऊपर रहते हैं, क्या वो अभी भी रहते हैं? मैंने संजीदा होकर कहा। मेरी बातें सुनकर उसने जल्दी से वो कंबल दोबारा अपने मुंह पर कर लिया और सोने का ड्रामा करने लगी। पर मैंने फैसला कर लिया कि मैं सच जान कर रहूँगी, क्योंकि कुछ तो है। शायद वो उन दोस्तों से मिलती है और जिन बाबा उसकी मदद करता है, क्योंकि जब भी शादी का जिक्र करती है तो उसे कोई दिलचस्पी नहीं होती, जैसे उसे पता है कि उसके साथ क्या होना है। मैंने फ़ौरन कंबल उसके मुंह से उठाया और कहा, मैं तुम्हारी पुप्पी हूँ, बचपन से तुम्हें जानती हूँ, 24 साल की हो गई हो। 20 साल पहले जब ये घर छोड़कर चली गई थी तो मेरी शादी हो गई थी, तब से तुम्हारी दोस्ती उनसे है। अब तो मुझे बता ही दो कि अभी तक क्या उनसे मिलती हो? मेरी बातें सुनकर उसने कहा, जी ऐसी बात है, दरअसल वो तो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते हैं। उसने जैसे ही कहा, उसकी बातें सुनकर मैं सर थाम कर रह गई। मैंने उससे कहा, जिन बाबा की किसी से शादी नहीं हुई क्या? किसी जिनजादी से शादी क्यों नहीं कर लेता? मैंने फ़ौरन ही लापरवाही से कहा। इस पर वो कहने लगी, कैसे शादी कर लें? आपने जो कहा था 20 साल तक इंतज़ार कर लें, बस वो तब से ही आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और तो और उनकी मोहब्बत कोई ऐसी वैसी नहीं थी कि आपको बुलाकर किसी और से शादी कर लें। तभी तो आपसे कहती थी कि वलीद से शादी मत करें, क्योंकि आपकी किस्मत में वही जिनज़ादा लिखा है, लेकिन आप तो सुनने पर तैयार ही नहीं थी। फिर भी वो जिन बाबा अभी तक आपको ही मांगते रहते हैं, बस एक कमरे में रहते हैं। और मेरे दोस्त भी अपने बड़े भाई से यही कहते हैं कि किसी जिनज़ादे से शादी कर लें, तो वो कहते हैं कि नहीं, मेरी मोहब्बत इतनी मामूली नहीं है कि भुला दूँ और किसी जिनज़ादी से आगे बढ़ जाऊँ। आप खुद ही बताएं, ऐसे में वो कैसे किसी से शादी करें? उसकी बातें सुनकर मेरा मुंह खुला रह गया। जब मैंने फ़ौरन से कहा, तो तुम्हारे दोस्त जो हैं उसके साथ छोटे बहन भाई भी हैं, उनका क्या बना? कहने लगी, वो तो अपनी बस्ती में भी जाते रहते हैं। मैंने उन्हें कहा हुआ है कि मुझे छोड़कर मत जाएं, मेरी बहुत मदद करते हैं। मेरी असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशन वगैरह वही तैयार करते हैं, जिन बाबा भी मदद करते हैं। उसकी बात सुनकर गोया मुझे सांप सूंघ गया। मुझसे रहा नहीं गया कि मंशा अभी भी ऊपर जाती है और सबसे मिलती है, पर अम्मा को इस बात की बिल्कुल खबर नहीं। अम्मा की तबीयत ख़राब थी, उनकी नज़र भी कमज़ोर थी, जिसकी वजह से उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि मंशा कहाँ गई है। और वैसे भी मंशा यकीनन कोई ना कोई बहाना कर देती होगी, लेकिन अम्मा की बीमारी अब बढ़ती जा रही थी। तभी एक रोज़ अचानक मंशा मेरे पास आई। उसके हाथ में एक चेक था। कहने लगी, फुप्पो ये चेक जिन बाबा ने दिया है। मैंने जैसे ही देखा तो 3 लाख का चेक था। मैंने फ़ौरन लेने से इनकार कर दिया और उससे कहा कि जाओ ऊपर जाकर चेक उसे वापस दो। कहने लगी, नहीं,
मैं तो नहीं जा रही। उसकी बातें सुनकर मैंने उसके हाथ से पूरा चेक छीना और जल्दी से ऊपर चली गई। मैं तीसरी दफ़ा जिनजादे से मिलने वाली थी। पहली दफ़ा जब उसने मुझे लैंड क्रूज़र में पूरे शहर की सैर करवाई, और दूसरी दफ़ा जब मुझे उसने हीरे की अंगूठी तोहफे में दी थी। तीसरी दफ़ा मैं ये चेक उसके मुंह पर मारने वाली थी। मुझे गुस्सा आ रहा था। अभी मैं उसकी मोहब्बत की कदर नहीं करती थी। मेरी ज़िंदगी में इतना सब कुछ हो गया था, सब कुछ मुझसे छिन चुका था, लेकिन फिर भी मेरे अंदर का वो गुरूर नहीं गया था। मैंने छत पर पहुंचकर चीख कर कहा, कहाँ हो तुम? मेरे सामने आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। जब अचानक वही दरवाज़ा खुला जिसमें वह अकेला रहता था। बिल्कुल उसी नौजवान के रूप में था, पर अब उसके बालों में सफ़ेदी आई हुई थी। हल्की दाढ़ी भी सफ़ेद थी, आंखों पर चश्मा लगा था। मेरे पास आया और कहने लगा, मैं जानता था आप ज़रूर मुझसे मिलने आएंगी। देखें, आप वापस आ ही गई। आज 20 साल मुकम्मल हो गए। आज आप फिर से मेरे सामने मौजूद हैं। शायद ये मेरी दुआओं का ही नतीजा है जो हमारी फिर से मुलाकात हो रही है। वो मुस्कुरा रहा था। मैंने वो चेक उसके सामने बढ़ाया और कहा, इस सब की ज़रूरत नहीं है। आप क्यों कर रहे हैं? प्लीज़ ये मत करें। मैंने नज़रें झुका कर कहा, क्योंकि जैसे उसने मुझसे बात की थी मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं गुस्से से उससे कुछ कहूँ। वो कहने लगा, मैं आपकी मदद नहीं कर रहा, मैंने मंशा की मदद की है। मंशा मेरी बहुत मदद करती है। वो तो मेरे हर दुख की बराबर की शरीक होती है। मेरे बहन भाई तो अपनी बस्ती में चले जाते हैं। उसकी बात सुनकर मैं फ़ौरन चौंक गई। मैंने उससे कहा कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है और ना ही मंशा को है। जब वो कहने लगा, कैसी बातें कर रही हैं? आपकी अम्मा की तबीयत ख़राब है, उनका इलाज करवा लें। हम भी तो आपकी इजाज़त के बगैर इस घर में रहते हैं। इस घर से मुझे अपनायत सी हो गई है। जब मैंने पहली दफ़ा आपको देखा था तब से इरादा कर लिया था कि इस घर को छोड़कर नहीं जाऊँगा। वो मेरी मोहब्बत थी या फिर गलती? मैं तस्लीम करता हूँ कि मैंने आदमजादी से मोहब्बत की, पर हम जिन जादू का दिल भी ऐसा ही होता है जैसे आदम जादू का। हमें भी किसी से मोहब्बत हो जाए तो वापसी का रास्ता नापना मुमकिन होता है। इसीलिए चाह कर भी वापस नहीं जा सकता। ज़बरदस्ती इस घर में रहता हूँ। आप लोगों की इजाज़त के बगैर इस घर में रह रहा हूँ, इसलिए आप लोगों की मदद करने का सोचा। ये कोई एहसान नहीं है। प्लीज़ इन पैसों से माँ का इलाज करवा लें, मुझे बहुत खुशी होगी। उसकी बातें सुनकर तो मैं जैसे किसी ट्रांस की कैफियत में मुब्तला हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूँ। कुछ देर बाद मैं थके थके कदमों से वापस आई। मंशा मुझे देखकर खुश हो गई। शरारती अंदाज में कहने लगी, मुझे पता था पुप्पो आप ऐसे ही वापस आएंगी। वो जिन बाबा है ना, उनकी बातों से तो हर कोई मबहूत हो जाता है, फिर आप तो उनकी मोहब्बत हैं। उसने जैसे ही मुझे कहा तो दिल किया कि उसे काफ़ी बातें सुनाऊं। इतने में मुझे अम्मा ने बुलाया। क्या बातों में लगे हुए हो? मैंने अम्मा को कुछ नहीं बताया, लेकिन मैंने अम्मा की सारी दवाएं ली थी और इलाज भी करवा लिया था। अब मुझे मंशा के रिश्ते की फिक्र थी। जब एक रोज़ मंशा ने मुझे फिर से कहा कि जिन बाबा आपसे मिलना चाहते हैं, मैंने गुस्से से कहा कि मुझे उनसे नहीं मिलना, मैं क्यों उनसे मिलूं? कहने लगी, बस आखिरी दफ़ा मिलना है। वो दरअसल उनकी नज़र में आपके लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता है, नेक लड़का है और वो उन्हें जानते हैं। उसने जैसे ही कहा तो मैं फटी नज़रों से उसे घूर रही थी। शायद इसी वजह से कोई अच्छा रिश्ता हमारे घर नहीं आया था, क्योंकि मंशा का तो पहले ही रिश्ता उस जिन बाबा ने पक्का किया हुआ था। तभी हार मानकर जिन बाबा के बताए रिश्ते पर हम सब ने इकरार कर लिया और यूँ मंशा का रिश्ता भी पक्का हो गया। मंशा की शादी की तैयारी सारी जिन बाबा के ज़िम्मे थी। मंशा ने खुद कहा था कि मेरी शादी की सारी तैयारी वही करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। मंशा की रुखसती हो गई। मैं बहुत रोई थी। रुखसती पर जिन ज़्यादा भी शामिल था। किसी को नहीं पता था कि वो कौन है, क्योंकि वो तो एक आदमजात के रूप में था। मैंने अम्मा को बता दिया कि वो मंशा का कोई प्रोफेसर है जिसने मंशा की मदद की। मंशा तो रुखसत होकर चली गई। अब मैं घर में अम्मा के साथ मौजूद थी। अम्मा का मैं बहुत ख्याल रखती। कभी कभार जिन ज़्यादा अम्मा से मिलने आता, क्योंकि अब अम्मा जानती थी कि उसने मंशा की शादी में हमारे लिए बहुत मदद की। पर असल सच्चाई क्या थी वो तो मैं ही जानती थी। मैं तो जिनज़ादे से नज़रें नहीं मिला पाती, जो अभी तक मेरे ही इंतज़ार में बैठा था। वो तो अपनी ज़िंदगी उसी पल में ही रोक चुका था जब मैंने उससे कहा था कि 20 साल भी तुम मेरा इंतज़ार करोगे, मैं तब भी तुम्हें नहीं मिलूँगी। पर अपनी उस बात के लिए मैं आज उतनी ही शर्मिंदा हूँ। मुझे शर्मिंदगी अंदर से काटने लग जाती है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं उससे माफ़ी मांगूं, और ये शर्मिंदगी मुझे चैन से जीने नहीं देती कि मेरी वजह से
ایک جن زادے نے اپنی ساری زندگی میرے نام کر دی تھی۔ کاش میرے اندر اتنا غرور نہ ہوتا تو شاید میری زندگی کا یہ ادھورا پن آج پورا ہو جاتا۔